Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are starting chapter 5 today, chemistry 9th class, that is about physical states of matter. बेटा किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, अदरवाइज फिर म्यूट रहेंगे आप। बेटा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैटर जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बना है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अगर हम मैटर के देखते हैं तो एटम्स हैं। अब ये एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो सॉलिड्स हो सकते हैं, या लिक्विड्स हो सकते हैं, या गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इन 3 स्टेट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्हीं की प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस होंगी। इससे पहले हम देखते हैं गैसीय स्टेट को। गैसीय स्टेट ऑफ मैटर जो है ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। गैस जो है ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस जो है इसकी ना कोई खास शक्ल होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। शेप इसकी डेफिनेट क्यों नहीं होती? इसलिए कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें रैंडम मोशन पाई जाती है। शेप क्यों नहीं इसकी डेफिनेट होती? Because of random motion. यस, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। और वॉल्यूम इसका डेफिनेट क्यों नहीं है? ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले बहुत ज्यादा होते हैं, लिहाजा जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर वेरी करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इसकी ना तो कोई खास शक्ल होती है गैस की और ना ही खास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट बताया कि गैसेस जो हैं जितनी भी अवेलेबल स्पेस हो ये सारी को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। आप इसकी एग्जांपल में देखें कि वो जो एक सेंट की छोटी सी जो है वो बॉटल होती है, अगर उसके अंदर वो सेंट मौजूद है, ठीक है, फ्रेग्रेंस सारी उसमें मौजूद है, अगर उसको आप खोलते हैं तो कमरे के अंदर उसको खोलें, एक कॉर्नर में पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। तो पहले वो छोटी सी स्पेस उसके पास थी एक बॉटल वाली, वो उसके अंदर मौजूद थी, उसको ऑक्यूपाई किए हुए थी। उसको कमरे में रिलीज किया, उसने पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लिया। यानी गैस को जितनी स्पेस मिले उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, उसमें स्प्रेड हो जाती है डिफ्यूज होकर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं दे आर वेरी वीक। बेटा पूछें। सर मैं पूछता था कि एक बार दोबारा बता दें, जो गैस स्टेट होता था उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। दोबारा बता दूं, ठीक है। गैस की डेफिनेट शेप इस वजह से नहीं होती क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें रैंडम मोशन पाई जाती है, ये रैंडमली मूव करते हैं। रैंडम मोशन को आप जानते हैं ना? रैंडम मोशन जो इन ऑल डायरेक्शन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करके जा सकते हैं। और वॉल्यूम इनका डेफिनेट इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले बहुत ज्यादा होते हैं। आपको गैस का मैंने बताया होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके डायमीटर्स का 300 टाइम्स दरमियानी फासले होते हैं। इन गैस के मॉलिक्यूल्स के जो दरमियानी फासले हैं वो मॉलिक्यूल्स के साइजेस के 300 गुना होते हैं। बड़े क्वेश्चन क्लियर है आपका? म्यूट कर लें, खुद को म्यूट कर लें, शोर हो रहा है आपकी तरफ से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं गैसेस के अंदर दे आर वेरी वीक, बहुत कमजोर होती हैं। लेकिन गैसेस जो हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं क्योंकि जैसे आपको बताया गया कि इनके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन ये गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों के साथ जब टकराते हैं तो ड्यूरिंग देयर कोलिजन्स दे एक्सर्ट फोर्सेस, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये प्रेशर होता है।
अब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल स्पीडली मूव करते रहते हैं, तो फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे मॉलिक्यूल उसके कंटेनर की दीवारों के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। लिहाजा प्रेशर जो है ये इनकी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है गैसेस की। अबाउट गैसियस स्टेट एनी क्वेश्चन? Students, try to No, respond sir. quickly. Okay. No, sir. Next. Okay, next liquids. दूसरी जो मैटर की स्टेट है लिक्विड्स। बेटे लिक्विड्स का कहा कि लेस कॉमन, मींस के लिक्विड्स को इतने ज्यादा नहीं पाए जाते, थोड़ी तादाद में पाए जाते हैं। स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं लिक्विड्स के अंदर एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के निस्बत लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। आगे वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम तो उनका डेफिनेट होता है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती गैसेस की तरह। कंट्रेरी टू गैसेस, गैसेस का तो वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं था, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले बहुत ज्यादा होते हैं और प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता था। यहाँ लिक्विड्स में आपको बताया जा रहा है कि इनके वॉल्यूम जो हैं वो मखसूस होते हैं। अब वॉल्यूम क्यों मखसूस होते हैं? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोजली प्लेस्ड, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं इस वजह से। लेकिन शेप क्यों डेफिनेट नहीं है? अगेन सेम रीजन, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटे लिक्विड्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन ही होती है गैसेस की तरह, इस वजह से इनकी शेप डेफिनेट नहीं है। आपसे क्वेश्चन यहां से जो है वो बनाकर पूछे जा सकते हैं कि व्हाई डू लिक्विड्स नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम? तो क्या बताएंगे आप? Because the motion they do not have definite shape. Because of random motion of molecules, they do not have Okay. definite shape. डेफिनेट शेप क्यों नहीं है? random motion. Because of random motion. ओके, of रैंडम molecules. मोशन, ठीक हो गया। तलहा आप बताएंगे डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, नाला साहब। ओके, हाजिर बेटे आप बताएंगे कि डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? Sir, because उनके जो intermolecular forces हैं वो strong होती हैं। फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। But the particles are still content. ओके बेटे, नेक्स्ट है कि दे अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर। शेप इनकी चूंकि डेफिनेट नहीं होती, लिक्विड्स की अपनी कोई शक्ल मखसूस नहीं होती, लिखा कि दे अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब आप पानी की एग्जांपल लें, आप पानी जग के अंदर डालें तो जग की शक्ल बन गई। अब उसी पानी को ग्लासेस में डालते हैं तो वो ग्लासेस की शेप अख्तियार कर लेता है। उसी जग को पानी जो है जग के अंदर डाला हुआ है, उसको फर्श के ऊपर अंडेल दें तो क्या होता है? वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, प्लेन सरफेस बना देता है फ्लोर की तरह। तो जिस चीज के अंदर जिस कंटेनर में डालें उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है लिक्विड। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन? No, sir. ओके, नेक्स्ट बताया कि इवेपोरेट, लिक्विड्स जो हैं दे इवेपोरेट एंड दे वेपर्स एक्सर्ट प्रेशर। इवेपोरेशन क्या होती है? वेपर्स में कन्वर्ट होना, ठीक है, लिक्विड्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना। बेटे एक होता है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, उसकी आगे दो कैटेगरीज आती हैं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। आप इनमें डिफरेंस समझ लें। वेपोराइजेशन तो एक जनरल टर्म आ गई, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। अब उसकी जो आगे दो कैटेगरीज बनेगी, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, उनमें क्या डिफरेंस है? बट किसी भी टेम्परेचर पे वेपर्स की फॉर्मेशन जो है वो इवेपोरेशन है। फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स आर कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी स्टेट, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे कि आप देखते हैं कि बारिश होती है, बारिश का पानी जो है वो सड़कों के ऊपर या आसपास जो है वो ठहरा होता है जमीन पर, और फिर आस्ता आस्ता आप देखते हैं नेक्स्ट डे कम हो जाता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये इवेपोरेशन है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो वेपर्स फॉर्मेशन हो रही है। तो बॉइलिंग क्या होती है? एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है,
बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, ये बॉइलिंग है। बेटे बॉइलिंग और इवेपोरेशन का फर्क क्लियर है सबको? जी सर। ओके। बताया कि बॉयल व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, कि लिक्विड कोई भी है ये बॉयल कब करता है? जब उसके वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, आपने उसको देखें, आप प्रेशर कुकर जो होता है उसके अंदर लिक्विड बॉयल क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने उसको ऊपर से बंद किया होता है। जो वेपर्स बनते हैं ये लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर डालते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए लिक्विड के अंदर से जो है वो बबल्स ऊपर को राइज नहीं होते। बबल्स जब ऊपर को राइज होते हैं या तब ऊपर जाते हैं जब ऊपर का प्रेशर जो है वो बबल्स के अपने प्रेशर के इक्वल हो, तो फिर बबल्स ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बॉइलिंग होती है। लेकिन जब आप सरफेस का प्रेशर बढ़ा देंगे, जैसा कि प्रेशर कुकर के अंदर मैंने कहा कि जैसे वेपर्स बन रहे हैं सरफेस पे इकट्ठे होते जा रहे हैं और एक्सटर्नल प्रेशर जो है उन्हीं की वजह से चूंकि पैदा हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, यही वजह है कि उसके अंदर लिक्विड बॉयल ही नहीं करता, हालांकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका होता है उसका। तो बॉयल कब करता है लिक्विड? जब एक्सटर्नल प्रेशर, जब उसका वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। हाँ जी बेटे पूछें। मैंने पूछा था अभी आपने एवेपोराइजेशन और एवेपोरेशन के बारे में डिफरेंस बताया। हाँ जी, एवेपोरेशन के बारे में और बॉइलिंग के बारे में। इवेपोरेशन और बॉइलिंग का मैंने आपको बताया है कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना इवेपोरेशन है, जबकि एट बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग, यानी वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हो गया, जबकि इवेपोरेशन में कोई टेम्परेचर स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि जब किसी लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो बॉयल करना शुरू कर देता है। वैसे देखें ना, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm है या 760 mmHg है। बताया कि लेस मोबाइल देन गैसेस, जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी मूवमेंट्स गैस के मॉलिक्यूल्स की निस्बत स्लो होती हैं, और यही वजह है कि लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन है वो भी स्लो होती है गैसेस के निस्बत। डिफ्यूजन क्या होती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, ये होती है डिफ्यूजन। जैसे गैसेस होती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, ये इंटरमिक्सिंग जो है मॉलिक्यूल्स की, इंटरमिंगलिंग या इंटरमिक्सिंग जिसको हम कहेंगे, ये डिफ्यूजन होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल चूंकि स्पीडली मूव करते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन फास्ट होती है, और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो होती हैं, इनकी डिफ्यूजन भी स्लो होती है। बट एनी क्वेश्चन अबाउट लिक्विड्स? लास्ट पॉइंट दोबारा समझाते हैं, लेस मोबाइल देन गैसेस और डिफ्यूजन। लास्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये स्लोली मूव करते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, और इस वजह से ही लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन है ये भी स्लो होती है। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट, सॉलिड्स, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड्स। मोस्ट ऑफ द मैटर जो है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपको बताया था कि जो गैसेस हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। लिक्विड्स का बताया था कि वो लेस कॉमन है, कितने ज्यादा नहीं पाए जाते। सॉलिड जो है ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, कि ज्यादातर मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब सॉलिड की शेप भी डेफिनेट होती है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। वॉल्यूम डेफिनेट क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं। और शेप डेफिनेट क्यों है? इनके अंदर ओनली वाइब्रेटरी मोशन है, कोई रैंडम मोशन नहीं है। शेप इसलिए चेंज होती थी लिक्विड या गैस की क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर जाते थे, अपनी जगह चेंज कर लेते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे।
जबकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन आप जानते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ी होगी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन, जी सर। एक ही जगह के आगे पीछे हरकत, ये होती है सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। तो इस वजह से सॉलिड्स की शेप भी मखसूस है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है। Solids have definite volume and shape. Justify it. Hazik. Sir, because they have strong intermolecular forces ठीक है। and So solids have definite shape because the particles are very close together and held tightly, and because of vibratory motion. ठीक है, शेप डेफिनेट इसलिए है कि इनके अंदर रैंडम मोशन नहीं है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव नहीं करते। और वॉल्यूम डेफिनेट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं और नेग्लिजिबल डिस्टेंसेस हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए कि दे आर रिजिड एंड डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। रिजिड उस चीज को कहते हैं कि जिसको आप अगर प्रेस करते हैं, जिसको प्रेस करें तो उसके पार्टिकल्स के दरमियानी डिस्टेंसेस चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं कि ये रिजिड है। रिजिड क्या? सख्त, हार्ड। तो रिजिड को हम डिफाइन कैसे, देखें ना, वुड है या कोई लोहे की चीज है, आप उसको आप उसको वो 4 फिंगर में और अंगूठे के दरमियान पकड़कर प्रेस करते हैं फर्ज, या हाथ से पकड़ के प्रेस करते हैं और देखते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियानी फासलों में कोई चेंज नहीं आई। देखिए वो श्रिंक नहीं करता, वो प्रेस नहीं होता ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कहेंगे कि वो हार्ड है। ठीक है, तो उसको रिजिड इस चीज को कहा जाता है कि when a solid is pressed hard and the distance among its particles does not change, then it is rigid. तो सॉलिड जो होते हैं ये रिजिड होते हैं और डेंसर मीन इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटे देखें, जब इनके मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब हैं तो लाजिम बात है पर यूनिट वॉल्यूम मैक्सिमम मास आएगा। तो मास को डेंसिटी से डिवाइड, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो डेंसिटी मिलती है, तो वो ज्यादा मिलेगी। कंट्रेरी टू इट, अगर आप गैसेस की बात करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासले बहुत ज्यादा होते हैं, तो कुछ भी आपने जब वॉल्यूम लिया है तो उसमें थोड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल थोड़े आए तो मास थोड़ा हो जाएगा, थोड़े मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी कम होगी। यही वजह है कि गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है और सॉलिड जो लिक्विड जो हैं इनकी डेंसिटी गैसेस के निस्बत 1000 टाइम्स ग्रेटर होती है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि रिजिड होते हैं और इनकी डेंसिटी, ये डेंस होते हैं लिक्विड्स और गैसेस के निस्बत। They exist in amorphous or crystalline form. ये इनकी एग्जिस्टेंस का बताया गया। एमॉर्फस होता है शेपलेस, कोई खास शक्ल ना हो, जैसे कि पाउडर फॉर्म में पाया जाना, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में पाया जाना, या फिर क्रिस्टलाइन शेप में। क्रिस्टल होता है वो सॉलिड जैसी कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप हो, उसे क्रिस्टल कहते हैं। तो सॉलिड या तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और या फिर शेपलेस होते हैं। आपने अगर चीनी देखी है, देखो चीनी तो आप सब देखते हैं ना, तो चीनी को गौर से अगर देखा हो तो आप देखिए उसके जो ग्रेन्स होते हैं उनकी खास शक्ल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में आप देखें उसको, क्यूबॉइड शेप में चीनी के ग्रेन्स की शक्ल, या क्यूब्स की शेप में देखें तो ये क्रिस्टल होते हैं। बेटे को क्वेश्चन है सॉलिड से रिगार्डिंग? No, sir. ओके। अब हम प्रॉपर्टीज जो हैं वो देखते हैं गैसीय स्टेट ऑफ मैटर की डिटेल से। सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स। गैस के मॉलिक्यूल्स स्पीडीली मूव करते रहते हैं और ड्यूरिंग देयर मोशन वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कोलाइड करते हैं और डायरेक्शंस को चेंज करते रहते हैं। इनकी रैंडम मोशंस की वजह से और कोलिजन्स की वजह से मिक्सिंग हो जाती है गैस की। अगर कोई सी दो गैसेस को आप इकट्ठा करते हैं
तो उनके मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो बन जाता है। तो ये प्रोसेस है डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, खुद ब खुद मिक्सिंग जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की, किस वजह से, उनकी रैंडम मोशन की वजह से और कोलिजन्स की वजह से, इट इज डिफ्यूजन। तो गैसेस का बताया कि दे शो रैपिड डिफ्यूजन। गैसेस में डिफ्यूजन बहुत तेज होती है। वजह क्या है, क्या वजह है गैसेस में डिफ्यूजन क्यों रैपिड है? फिर उनका रैंडम मोशन, उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स स्पीडली मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स फास्ट होती हैं, इस वजह से। स्पीड के हवाले से आंसर देंगे इसका। रैंडम मोशन तो बेटे लिक्विड्स में भी है ना, लेकिन लिक्विड्स की निस्बत गैसेस की डिफ्यूजन रैपिड क्यों है? इनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रैपिड होती है, इस वजह से। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ द गैसेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस के मॉलिक्यूल्स के मास पे डिपेंड करती है। मास अगर मॉलिक्यूल्स का कम होगा तो डिफ्यूजन फास्टर होगी, अगर मास मॉलिक्यूल्स का ज्यादा है तो डिफ्यूजन स्लो होगी। यानी कोई सी दो गैसेस हैं, आप उनको कंपेयर करना चाहें उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को, तो आप सिंपली ये देख लें कि किस गैस का मास कम है दोनों में से। जिसका मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा दूसरे की निस्बत। फॉर एग्जाम्पल देखें, हाइड्रोजन गैस है, लेटेस्ट गैस है, ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें। रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब ये है कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस जो है यूनिट टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ गैस जो है वो मूव कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसको हम डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन सिंपली मूवमेंट है ना मॉलिक्यूल्स की। आप मतलब कुछ वॉल्यूम गैस का लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जिसकी डिफ्यूजन जो है वो पर यूनिट टाइम हो रही है, उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन कहेंगे। आप डिफ्यूजन में देख चुके हैं ना कि ये मिक्सिंग है मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग कैसे हो रही है? मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स किसी गैस के यूनिट टाइम में एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले गए हैं, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो इसको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के लिहाज से रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया जाता है। गैस, हाइड्रोजन गैस का आपको बताया जा रहा है कि इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन की निस्बत 4 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि इसका जो मास है वो ऑक्सीजन से कम है। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन यहाँ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। अब फ्यूजन नेक्स्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन कहते हैं एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस थ्रू अ वेरी स्मॉल होल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन इनटू अ स्पेस ऑफ लेसर प्रेशर। मसलन एक सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है, उस सिलेंडर की वॉल में एक बारीक सा सुराख हो, ऐसा सुराख है जिसमें से एक मॉलिक्यूल ही एट अ टाइम गुजर सके, जिसको मैंने कहा ना यहाँ पे मॉलिक्यूलर डायमेंशन मीन के मॉलिक्यूल के साइज का सुराख हो, तो उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स एस्केप करें तो उसे हम कहेंगे अ फ्यूजन। एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। देखो सिलेंडर में गैस है, उसमें प्रेशर ज्यादा है, बाहर तो गैस का प्रेशर नहीं है, लिहाजा सिलेंडर से जब बाहर निकलेगी गैस बहुत ही बारीक सुराख में से, इसको हम एफ्यूजन कहेंगे। जबकि डिफ्यूजन में क्या था, उसमें कोई ये बारीक होल वाली बात नहीं थी, उसमें डायरेक्टली गैसेस को हमने इकट्ठा कर दिया था और गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सअप हो रहे थे। जबकि यहाँ पे एस्केप हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स थ्रू अ वेरी स्मॉल होल इनटू अ रीजन ऑफ लेसर प्रेशर। ये एग्जांपल आपको दी जा रही है कि अगर टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है, साइकिल का, मोटरसाइकिल या गाड़ी का टायर जो है, व्हेन इट गेट्स पंक्चर्ड देन एयर इनसाइड इट फ्यूजेस आउट। उसके अंदर जो हवा होती है वो बाहर को निकलती है। बहुत देखें, पंक्चर हुआ है तो बारीक सा कुछ सुराख हुआ है जो, उसमें से जब हवा बाहर निकल रही है तो उसको हम एफ्यूजन कहेंगे।
और ये डिपेंड किस पे कर रही है? अगेन मॉलिक्यूलर मैसेज पे डिपेंड करती है। लाइटर गैसेस के अंदर फ्यूजन फास्टर होती है एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मीटिंग रीजन करेंगे। हाँ जी, रीजन का पूछ रहे हैं? सर मीटिंग मीटिंग मैंने कहा है रीजन करनी है आपने, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो जैसा गैस दूसरी डिफ्यूजन के अंदर, डिफ्यूजन में जैसे आपको बताया गया था कि उनकी भी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मैस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल्स के मैसेज के ऊपर। तो रेट ऑफ फ्यूजन भी मैसेज पे डिपेंड करता है। लाइटर गैसेस की रैपिड होती है फ्यूजन। नेक्स्ट है प्रेशर। मॉलिक्यूल्स गैस के जो हैं जैसा मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में पाए जाते हैं, और ड्यूरिंग मोशन वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर फोर्सेस लगाते हैं, कोलाइड करते हैं, और ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? फोर्सेस लगेंगी, और फोर्स पर यूनिट एरिया चूंकि प्रेशर होता है, लिहाजा गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, स्पीडीली मूव करते हैं, और जब ये कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, लिहाजा प्रेशर एक्सर्ट होगा। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। सर ये खुद ही प्रेशर फिर बन जाते जब वो वॉल्स में उनके बेटे हाँ देखें, मॉलिक्यूल। देखें प्रेशर को डिफाइन किया मैंने फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसको हम प्रेशर कहते हैं। हम उन कहते हैं कि परपेंडिकुलरली जो फोर्स एक्सर्ट हो पर यूनिट एरिया वो प्रेशर है। अब मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग देयर कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर क्या कर रहे हैं? फोर्स लगाएंगे। जब स्ट्राइक करेंगे तो फोर्स लगेगी ना, ठीक है? मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। हाँ जी पूछें। वो तो उसके मॉलिक्यूल्स तो फ्रीली मूव करते रहते हैं। बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। ड्यूरिंग देयर फ्री मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो बेटे जब वॉल्स के साथ टकराएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगी ना हर मॉलिक्यूल की। तो सारे मॉलिक्यूल्स की जो फोर्सेस लग रही हैं बेटे, यही फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर है। तो हर मॉलिक्यूल का बेशक थोड़ा थोड़ा प्रेशर लग रहा है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा करेंगे तो वो गैस का जो है वो सिग्निफिकेंट प्रेशर बन जाता है। ओके सर। इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। सर प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? हाँ जी दोबारा पूछेंगे। प्रेशर का ऐसा यूनिट? प्रेशर का ऐसा यूनिट बेटे है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी बेटे गैसें जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों हाईली कंप्रेसिबल हैं? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कम क्लोजर टू वन अनदर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। कंप्रेस करना, प्रेशर बढ़ाना, लिहाजा हम कहेंगे कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। दे ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम देन इन अनकंप्रेस्ड स्टेट। कब? जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे। आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। जो अनकंप्रेस्ड स्टेट में ज्यादा वॉल्यूम था, जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो थोड़ा वॉल्यूम हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए। सो वी कैन से गैसेस आर कंप्रेसिबल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। हाँ जी क्लियर है कंप्रेसिबिलिटी? यस सर। चैप्टर 3 के भी नोट्स बन गए बेटे बन गए, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। मिल जाएंगे आपको जी। बेटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अटेंडेंस मैंने लगा दी है। क्वेश्चन अभी पूछें। कंप्रेस का मतलब बता दें। कंप्रेस का मतलब क्या है बेटे? कंप्रेस का मतलब है मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासले का कम होना, ठीक है? वॉल्यूम का रिड्यूस होना, इसको कहते हैं कंप्रेस होना।
रिडक्शन इन वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम का रिड्यूस होना, मॉलिक्यूल्स का करीब करीब आ जाना, इसको कहते हैं कंप्रेस होना। तो गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर पाया जाता है, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो करीब करीब आ जाते हैं प्रेशर बढ़ाने से। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोबाइलिटी। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन की स्टेट में रहते हैं, यानी हमेशा मूव करते रहते हैं और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करके जा सकते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी चीज में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है। एक दफा सर दोबारा काइनेटिक एनर्जी बता देना, समझ नहीं लगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी बेटे होती है किसी भी चीज की उसकी मोशन की वजह से जो उसमें पाई जाती है, उसकी हरकत की वजह से, मूव करने की वजह से जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। m इसमें मैस है और v उसकी स्पीड है। स्पीड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी है। गैस के मॉलिक्यूल्स की चूंकि स्पीड्स बहुत ज्यादा होती हैं इसलिए इनमें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। अब ये एम्प्टी स्पेसेस कहाँ होती हैं? मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, मैंने आपको बताया ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स के जो साइजेस हैं, साइजेस के 300 गुना दरमियानी फासले होते हैं। तो वो जो दरमियानी स्पेसेस मौजूद हैं उनके अंदर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। मोबाइलिटी या जो रैंडम मोशन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, इसी वजह से ही गैस के मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग हो जाती है और होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? जिसमें डिफरेंट गैसेस जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एक जैसी होगी, हर जगह एक जैसी मिकदार में पाए जाएंगे, एक जैसी कंसंट्रेशन में मौजूद होंगे। तो ये है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी मीन रैंडम मोशन। और इसकी वजह से क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है गैसेस का, जिनको हम आपस में मिक्स करते हैं। अजी बेटे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। No, sir. ओके, नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ गैसेस। बेटे डेंसिटी जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासले ज्यादा हैं। म्यूट कर लें खुद को जिस बच्चे ने म्यूट नहीं किया। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियानी फासले ज्यादा होते हैं, इस वजह से किसी भी गिवन वॉल्यूम के अंदर गैस का जो मैस होगा वो बहुत कम आएगा। अब मैस कम होने की सूरत में डेंसिटी कम हो जाएगी। तो गैसेस का बताया कि लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत जो है इनकी कम डेंसिटी होती है, उनका मैस बहुत कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करती हैं गैसेस। तो गैस डेंसिटी जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर की जाती है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम गैसेस की डेंसिटी इसलिए नहीं मेजर करते कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो उसमें तो गैस का मैस ही बहुत कम आएगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? आप 2 मिनट वेट कर लें, मैं ये जो डेंसिटी का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन सुनता हूं। बेटे मैं आपको ये बता रहा था कि गैसेस जो हैं, गैसेस की डेंसिटी हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों मेजर नहीं करते, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो रीजन इसकी ये है कि सेंटीमीटर क्यूब जब लेंगे, ये थोड़ा वॉल्यूम होगा गैस का, तो इसके अंदर उस गैस का बहुत ही मैस कम आएगा, बहुत थोड़ा मैस आएगा गैस का। तो बहुत थोड़े मैस की वजह से डेंसिटी की वैल्यू ही बहुत छोटी होगी, उसको लिखना इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। अब 0.00 कई जीरोस के बाद जाकर कोई वैल्यू आएगी, डिजिट आएगा,
तो वैल्यू को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए गैस की डेंसिटी है, हम इसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। डेसीमीटर क्यूब चूंकि ज्यादा वॉल्यूम होगा, उसमें कुछ ना कुछ मैस गैस का जो है वो आ जाता है कि उसकी वैल्यू जो डेंसिटी की है ये कन्वीनियंट होती है लिखना। लिक्विड्स और सॉलिड्स जो हैं बताया कि 1000 टाइम्स डेंसर होते हैं गैसेस की निस्बत। डेंसिटी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं। वजह क्या होती है कि टेम्परेचर को कम करने से गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, तो फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये वजह है कि डेंसिटी गैसेस की टेम्परेचर कम करने से यानी कूलिंग से डिक्रीज होती है। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डेंसिटी है ऑक्सीजन गैस की है, इट इज 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है जो आपने वैल्यू देखी 1.4, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसी ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आपने देखा कि उसमें थोड़ा सा इंक्रीज आ गया है, 1.4 20 डिग्री पे थी और 0 डिग्री पे 1.5 हो गई है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे और मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं। आप किसी का क्वेश्चन है किसी भी प्रॉपर्टी का तो पूछ सकते हैं। सर मोबिलिटी और डिफ्यूजन की डेफिनेशन दोबारा सर। डिफ्यूजन और मोबाइलिटी, आप मोबाइलिटी को देख लें। मोबाइलिटी एबिलिटी टू मूव, मोबाइलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मूव। अब गैसेस के अंदर आपने देखा है कि इनके मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, इनमें रैंडम मोशन पाई जाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले काफी ज्यादा होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और उन स्पेसेस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, इसे मोबाइलिटी कहा जाता है। और गैसेस की जो मोबाइलिटी है या उनकी जो रैंडम मोशन है, इसी की वजह से डिफरेंट गैसेस जब आपस में हम मिक्स करते हैं तो यूनिफॉर्म मिक्सचर या होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। बेटे ये मोबाइलिटी का बताया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का मूव करना, रैंडमली मूव करना। हाँ जी, मोबाइलिटी क्लियर है? यस सर। एहसान? यस सर। नेक्स्ट है, आपने पूछा डिफ्यूजन के बारे में। एहसान डिफ्यूजन का पूछा था आपने? यस सर। डिफ्यूजन बेटे कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन और कोलिजन्स की वजह से। देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं मूव करके, और फिर आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन्स के दौरान क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं। मॉलिक्यूल मूव करते हुए जब आपस में कोलाइड करते हैं या कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर चूंकि इस किस्म की मूवमेंट्स होती रहती हैं, तो डिफरेंट गैसेस अगर आपस में मिक्स कर दें आप, तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हुए क्या करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। ये जो मिक्सअप हो जाना है डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स का और यूनिफॉर्म या होमोजेनियस मिक्सचर बना देना है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और रेट ऑफ डिफ्यूजन बताया था आपको कि ये गैस के मैसेज पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल्स के मैसेज जितने कम होंगे उतनी डिफ्यूजन फास्ट होगी, मैसेज ज्यादा होंगे तो डिफ्यूजन स्लो होगी। किसी का क्वेश्चन है? स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद, कि ये नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तब मूवमेंट होगी, बल्कि खुद ब खुद मूवमेंट होती रहती। आप म्यूट कर लें। इसके बाद है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटे होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल।
सी लेवल चूंकि लोअर लेवल समझा जाता है कि जैसे आप उससे दूर आते हैं तो हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है और एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम हो जाएगी। लिहाजा जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो लेते हैं जो सी लेवल पे एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करती है, इसलिए कहा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल इट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कितना होता है बेटे, इसको हम डिफाइन करते हैं मरकरी कॉलम की हाइट के लिहाज से। 760 mm यानी मिलीमीटर हाइट मरकरी कॉलम की सी लेवल पे जितना मरकरी कॉलम क्या है? मरकरी कॉलम मरकरी की लेंथ, अगर आप एक ट्यूब के अंदर मरकरी को लें, ये देखें ये एक ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी है और ये नीचे जो ट्रफ है इसके अंदर भी मरकरी डाला हुआ है। अब जो इस ट्यूब के अंदर मरकरी है वो यहां प्रेशर नीचे डाल रहा है, नीचे बाहर निकलने के लिए ग्रेविटी की वजह से वो यूं बाहर निकलना चाहता है, जबकि यहाँ बाहर का जो मरकरी है इस ट्यूब के चारों साइड पे, तो उसके ऊपर ये एयर का प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड। उस हवा के प्रेशर की वजह से मरकरी इसके अंदर ऊपर को राइज होता है, तो ऊपर को राइज होकर कहां तक रहता है, यहां तक। और इसकी हाइट कितनी है, 760 mm Hg। Hg है हाइड्रोगारम मरकरी को कहते हैं, इतनी हाइट तक रहता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि मरकरी के कॉलम को 760 mm की हाइट तक सपोर्ट कर सकता है, इसे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये जो 760 mm Hg है इसको 1 atm कंसीडर किया जाता है। atm इन एटमॉस्फेयर से है, यूनिट एटमॉस्फेयर प्रेशर का atm। 1 atm कितना है, 1 atm वो एटमॉस्फेयर प्रेशर है जो 760 mm की जो हाइट है मरकरी के कॉलम की उसको सपोर्ट कर सकता है। देखो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर साइड से लग रहा है उसकी वजह से ये मरकरी इतनी हाइट पे ठहरा हुआ है। अगर ये साइड्स का प्रेशर कम हो जाए तो मरकरी का कॉलम नीचे आ जाएगा। और इसके ऊपर टॉप पे यहाँ वैक्यूम होती है, इस वैक्यूम की वजह से क्या होता है कि मरकरी ऊपर जितना जाना चाहे जा सकता है, ऊपर से कोई इसको जो है वो प्रेशर नहीं वैक्यूम का वर्क क्या है? हाँ जी, वैक्यूम का वर्क? वैक्यूम का काम क्या है? यस सर। बेटे यहाँ वैक्यूम इसलिए है कि अगर यहाँ पे हवा होती तो ये मरकरी ऊपर ना जा सकता। यहाँ पे एयर होती तो वो एयर प्रेशर डालती मरकरी के ऊपर, यहाँ प्रेशर को खत्म कर दिया गया ऊपर कि मरकरी का कॉलम अगर ऊपर जाएगा तो ये साइड्स के एयर की प्रेशर की वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से इसने ऊपर जाना है और जितना जाना चाहे जा सकता है। ठीक है, इसको कोई रुकावट नहीं है। तो ये बेटे आपको बताया गया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मरकरी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल इट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये डिफरेंट यूनिट्स को जरा देख लें। ये 760 mm Hg जो है ये 1 atm के इक्वल होता है। atm भी प्रेशर का यूनिट है, mm Hg भी यूनिट है, टार भी यूनिट है, पास्कल भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। इनका आपस में रिलेशनशिप देख लें। 1 atm जो है वो 760 mm Hg के इक्वल होता है और जो 1 टार है, 1 टार ये 1 mm Hg के इक्वल है, यानी टार और mm Hg आपस में इक्वल हैं। तो लिहाजा 1 atm 760 टार के भी इक्वल हुआ। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये ऐसे यूनिट है प्रेशर का। सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्रेशर का यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हूं तो ये 1 atm के इक्वल होते हैं। ठीक है, 1 atm जो है जिसको 760 mm Hg के इक्वल हमने कहा वो 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होते हैं। और बेटे याद रखें यही जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको ब्लेस पास्कल साइंटिस्ट के नाम पर इसको पास्कल भी कहते हैं। ऐसे यूनिट को पास्कल का नाम भी दिया जाता है, PA के साथ इसको हम एब्रीवेट करते हैं, P कैपिटल होगा, A स्मॉल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये 1 पास्कल के इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पे देखें
10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 13 25 पास्कल लिख दिया क्योंकि आपस में इक्वल होते हैं। टार और एमएमएचजी आपस में इक्वल हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल आपस में इक्वल हैं। उधर एटीएम के साथ उनका रिलेशनशिप देख लें कि 1 एटीएम जो है वो 760 एमएमएचजी या 760 टॉर के इक्वल होता है और वही 1 एटीएम जो है वो 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 13 25 पास्कल के इक्वल होता है। एनी क्वेश्चन? बेटे यहाँ पे आप आगे क्वेश्चंस हैं। Why the rate of diffusion of gases is rapid than that of liquids? कि liquids की निस्बत gases का जो rate of diffusion है वो rapid क्यों है? तो फ्रीली मूव करते हैं सर। रैंडम मोशन। बेटे गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं और गैस बेटे म्यूट कर लें खुद एहसान। बेटे आप म्यूट फिर करें। अगली क्लास का टाइम हो गया। सर, 10 हमारी मिनट अगली क्लास भी शुरू हो गई है। ओके बेटे ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम जो है ये आगे डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।